नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज उस एक बड़े मुद्दे की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट एक बार फिर से हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसका सीधा सरोकार आपसे और जिसको लेकर लगातार बवाल भी मचा हुआ है। हाथरस कांड पर हलचल और सियासी हलचल खासतौर से लगातार जारी है। प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश भी दिया जा चुका है, साथ ही एसआईटी की जांच भी चल रही है। जांच से अलग राजनीतिक घटनाक्रम भी जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद कई राजनेता और पार्टी के लोग हाथरस पहुंचना चाहते हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन आज तक जांच एजेंसियों की तरफ से जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए उसको लेकर अब एक नया एंगल इसमें उभर कर आ गया। हाथरस कांड की आड़ में प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूपी में जातीय दंगे कराने के लिए हाथरस पीड़िता की मौत वाली रात ही एक वेबसाइट बनाई गई। दंगे की इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। इस वेबसाइट को इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग भी मिली। इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम और चौंकाने वाले सुराग लगे हैं। इस खुलासे के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस ने हाथरस के थाना चंदपा में बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इन तमाम सारे प्रयासों से वर्ग संघर्ष पैदा कर यूपी की लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का मामला भी दर्ज हुआ। उधर मृतका का गांव पूरी तरह से राजनीतिक दलों के लिए पिकनिक स्पॉट सा बन चुका है। राहुल प्रियंका के बाद से राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार गांव में डेरा डाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हाथरस में पीड़िता के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की। लेकिन संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो उन पर स्याही फेंक दी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि जिस शख्स ने संजय सिंह पर स्याही फेंकी उसका नाम बताया गया दीपक, और वो राष्ट्रीय स्वाभिमान दल से जुड़ा हुआ है। ये बताया गया कि इस दल का वो नेता है। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। उधर पीड़ित परिवार की तरफ से सुरक्षा की मांग करने के बाद सरकार ने पीड़ितों के घर के बाहर अब कड़ा पहरा भी कर दिया है। गांव में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घर के बाहर पीएससी की बटालियन तैनात है। 24 घंटे के लिए गांव में 15 जवान रहेंगे, 3 एसएचओ रैंक के अधिकारी रहेंगे। इन सभी मुद्दों पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा और हाथरस से हमारे संवाददाता पीएन शर्मा जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। चलिए, तो आपको बता दें कि दरअसल राजनीतिक लोगों का आना जाना वहां पर लगा हुआ है। राहुल प्रियंका तो दूसरी बार में परिवार से मिलने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद जयंत चौधरी, फिर तमाम अन्य नेता, अलग अलग पार्टी के नेता सुबह उदित राज निकले थे 4 गाड़ियों का काफिला लेकर, और अब संजय सिंह की बारी थी। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करके वहां से निकल रहे थे तो एक शख्स ने अचानक उन पर स्याही फेंक दी। ये वो शख्स है जिसको मारते पीटते संजय सिंह के समर्थक दिखाई दिए। हालांकि जिस शख्स पर, ये आप शख्स देखिए, यहां पर इसने स्याही को हाथ में लिया, शीशी खोली और उसके बाद छिड़क दिया। संजय सिंह तो किनारे हो गए, मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनके समर्थक वहां पर इस शख्स को पीटते नजर आए और बाद में हंगामा किया तो पुलिस ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों को खदेड़ा भी। जिस शख्स ने स्याही फेंकी वो राष्ट्र स्वाभिमान दल से जुड़ा हुआ है। नाम इसका दीपक बताया गया। दीपक नाम का यह शख्स राष्ट्र स्वाभिमान दल का नेता बताया गया। अब इसकी यहां पर मंशा अलग क्या थी, स्याही फेंकने का मकसद क्या था, हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, संजय सिंह पर स्याही फेंक दी गई। वैसे स्याही फेंकने का ये जो पुराना एक परंपरा सी रही है, आम आदमी पार्टी तो शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसी वजह से रही कि आए दिन उन पर स्याही उनके नेता पर फेंकी जाती थी। अब संजय सिंह की बारी है और उससे इतर की मुलाकात लगातार हो रही, और साथ में अब पुलिस की व्यवस्था सुरक्षा के तौर पर परिवार के लिए और गांव के आसपास बढ़ा दी गई है सरकार के आदेश पर। बिल्कुल सुरक्षा बढ़ा भी देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे शख्स वहां पे पहुंच सकते हैं तो जाहिर है कि बड़ा ही चिंताजनक विषय है
क्योंकि यहाँ पर न तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, न ही ऐसा कोई घटनाक्रम था जिसकी वजह से संजय सिंह के ऊपर इस तरह से स्याही फेंकी जानी थी। मुझे लगता है कि ये एक होता है कि आप कैमरे पे आना चाहते हैं और कैमरे पे अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस तरह की पार्टी के लिए कहीं कोई प्रदेश में अभी जगह भी बन पाई है। अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं, तो ऐसे में एक स्टंट था। मुझे लगता है कि एक स्टंट है मीडिया के अंदर आना, तो बस इसे एक छोटा सा स्टंट ही माना जा सकता है कि यहाँ पर इनके लिए आसान था संजय सिंह पर स्याही फेंकना, क्योंकि मुझे लगता है किसी भाजपा नेता पर स्याही फेंके होते तो अभी तक ये जेल के अंदर होते और कम से कम इनके ऊपर कई सारी धाराओं में मामला भी दर्ज हो गया होता। तो इन्होंने भी आसान समझा कि संजय सिंह पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर स्याही फेंका जाए तो कम से कम मीडिया जो है इन्हें दिखा देगी, थोड़ा सा प्रचार प्रसार होगा और कम से कम इनकी पार्टी की जो है वो चर्चा हो जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर, और यही चीज़ उन्होंने किया। स्वाभिमान पार्टी से अपने आप को बता रहे हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि यहाँ पर अगर इस तरह की स्याही वगैरह फेंकेंगे तो इनके लिए थोड़ा सा रास्ता आसान होगा कहीं ना किसी। नहीं, बिल्कुल विजय, आपने सही कहा है, इनके लिए रास्ता आसान होगा या मीडिया में इनको फुटेज मिल जाएगी, सुर्खियां बटोर लेंगे। हालांकि जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं संजय सिंह, उनकी जमीन भी ऐसे ही स्याही और थप्पड़ कांड से ही तैयार हुई है। उसके वहां पर बहुत सारे इसके पहले हमने देखे हैं कि उदाहरण है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में ये चीजें जायज रही हैं, हम इसका विरोध भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। लेकिन मुलाकातों का दौर जारी है। सुबह उदित राज निकले थे, 4 गाड़ियों का काफिला लेकर रोका गया। संजय सिंह पहुंचे, मुलाकात भी उन्होंने की है। सक्रियता हर एक दल की है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस एज ले गई। 2 जो दल थे, क्षत्रप पार्टियां थी, प्रमुख दल थे जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गई हैं। बाकी लोग पिछड़ना नहीं चाहते। देखिए, बिल्कुल उसमें पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो उनके मुखिया इस समय लंदन में है, वहां से वो आ ही नहीं पाए, वहां पर छुट्टियां बिताने के लिए गए हुए हैं। तो यही वजह रहा जिसकी वजह से वहां से अगर कोई प्रमुख चेहरा जाता भी है तो अखिलेश यादव के सिवा मुझे लगता नहीं कि कोई प्रमुख चेहरा इस समय समाजवादी पार्टी में इतना डेवलप है कि जिसके जाने से बहुत ज्यादा हलचल हो। मुझे लगता है अखिलेश यादव जाएंगे तो मीडिया उस हिसाब से उन्हें कवरेज देगी। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यही थे, इंडिया में थे, और इस वजह से ऐसे समय पर यह पूरी घटना हुई कि लगातार वो यहाँ पर बने रहे और वो मौके पर गए। और जाहिर सी बात है कि किस तरह से कवरेज रहा, चाहे पहले दिन जब उन्हें नहीं जाने दिया गया और जब वहां पर गए हैं और वहां की जिस तरह की फोटोज वायरल हुए वो देखा जा सकता है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से यहां से एक्टिव है, तो जाहिर है कि वो यहां पर इसका रुख वो कर रहे हैं। उदित राज की बात की जाए तो इसके पहले वो भाजपा में ही थे। भाजपा में जब कोई पद वगैरह नहीं मिला तो उन्होंने वहां से रुख कांग्रेस का किया। कांग्रेस अभी विपक्षी पार्टी के रूप में है, तो उन्हें लगा कि मामला दलित का है, तो थोड़ा वहां पर दलित के रूप में अपने बिल्कुल सही कहा आपने, मामला दलित का है या किसी मामले से राजनीतिक फायदा मिल सकता है तो मुद्दा भी उठता है। और हमने तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में देखी थी, वहां पर भी वो वीडियो अब देखिए वायरल हो रहा है कि धीरे से वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो हाथरस वाला मामला दलित वाला है, उठा देंगे तो उससे अच्छा मैसेज जाएगा। तो अलग अलग राज्यों में भी इस पर राजनीति हो रही है। विजय हमारे साथ आप बने रहिए। पीएन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएन शर्मा, चलिए पीएन शर्मा अभी हमारे साथ नहीं है। विजय, राजनीति होगी और ये होती रही है, कोई नई बात नहीं है। सारे दल अपने अपने हिसाब से मौका ढूंढते हैं। संजय सिंह ने ढूंढ लिया तो क्या गलत कर लिया। अब यहां पर जो पूरा मामला अलग दिशा में जा रहा, खुद मुख्यमंत्री आए, उन्होंने इसके लिए बकायदा खेद जाहिर किया है कि रातों रात किस तरीके का अंतिम संस्कार करा दिया गया। लेकिन उसके इतर वेबसाइट बनाकर फंडिंग की बात, इस पर मुख्यमंत्री ने भी फोकस किया। मुकदमे भी कुछ कायम हुए हैं। मामला क्या वाकई उस दिशा में जा रहा है और अभी तक कितना एस्टेब्लिश कर पाई है खुफिया एजेंसी इन तमाम चीजों को? बिल्कुल अतुल, मैं दोनों ही बातों पर आऊंगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री के खेत पर जाता हूं। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि उनसे गलती हुई है, उनके अफसरों से गलती हुई है, तो यहां फिर सस्पेंशन से काम नहीं होना चाहिए। यहां पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन आईपीएस ऑफिसर्स पर, पुलिस कर्मियों पर, या फिर जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं। क्योंकि आपने एक परिवार से उसकी वो चीजें छीन ली है, वो चीजें छीन ली है जो हिंदू के रीति रिवाज में संस्कार के रूप में है। तो जाहिर है कि यहां पर घटनाक्रम को अब सरकार किसी भी लाग लपेट के साथ लेकर के आए, लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि अगर आपने इस पर दुख व्यक्त किया है, इस पूरे मामले पर अगर आप इस तरह से अपनी चीजों को कह रहे हैं, तो जाहिर है कि आप अपनी गलती को स्वीकार सार्वजनिक रूप से इसे कीजिए और इसे खुले दिल से कीजिए और जो अफसर गलत किए हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात पर आता हूं, यहां पर जिस पर यह कहा जा रहा है कि पीएफआई जैसा संगठन एक्टिव है, यह कहा जा रहा है कि करीब 100 करोड़ की फंडिंग हुई है, यह कहा जा रहा है कि यहां पर जो मुस्लिम देश हैं वहां से यह पूरी फंडिंग हुई है, तो मैं इन सभी बातों को मान रहा हूं। मैं कहीं से भी इस पर सरकार के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं।
लेकिन सबसे पहला सवाल यह बनता है कि कौन सी जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये एक देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि अगर इस तरह से बाहर से 100 करोड़ रुपए देश में आ सकते हैं तो जाहिर है कि उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है और आने वाले दिनों में भविष्य में यहां पर कोई बड़ी घटनाएं, आतंकी जो हैं बड़ी आसानी से घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। अगर यह बात सही है, अगर यह बात सही है तो सवाल उठता है मोदी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर कि उनके जो सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को कहते हैं कि देश जो है वो चौतरफा पूरी तरह से सुरक्षित है, साइबर से भी, बॉर्डर से भी, हर तरह से। तो ये क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ऊपर सवाल खड़ा कर रही है कि 100 करोड़ की फंडिंग जो है वो मुस्लिम कंट्रीज से बाहर से हो जाती है यहां पर किसी संगठन में, और आपको पता तब चलता है जब यहां पर घटनाक्रम इतना आगे बढ़ जाता है। और रही बात यहां पर दंगा फैलाने की, तो जाहिर है कि यहां पर गिरफ्तारियां कब शुरू करेंगे आप, क्योंकि इसके पहले भी सीए के मामले में ऐसा ही दिखा और पीएफआई के ऊपर आपने यहां पर इस पूरे मामले को लेकर के आरोप लगाया। तो उस पूरे मसले को लेकर के अब तक कोर्ट में क्या कार्रवाई आगे बढ़ी और इसमें कौन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस तरह से पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदारी ली है, क्योंकि इसके लिए भी एक साइबर टीम बनाई जाती है, फॉरेंसिक टीम, साइबर टीम, इसी सब चीजों के लिए स्पेशलिस्ट होती है। तो वो टीम क्या कर रही है आपकी, जो इस पूरे विषय पर कोई काम नहीं कर पाई। तो अगर सरकार की इस बात को भी सही माना जाए तो सवाल तो सरकार पर ही खड़ा होता है ना, क्योंकि केंद्र की सुरक्षा भी आपके हाथ में है, राज्य की सुरक्षा भी आपके हाथ में है। और अगर केंद्र और राज्य की दोनों सुरक्षा आपके हाथ में है तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इतनी आसानी से पैसे को मंगा लेते हैं, इतनी आसानी से वेबसाइट से बना करके करीब 3.5 विजय बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकारों के सक्रिय रहते भी दूसरे तरीके से भी उसमें काम होते रहते हैं। इसका खुलासा अब होगा, हम देखेंगे कि एजेंसियां कितनी सक्रिय हो पाएंगी। और खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब इसकी जानकारी दी है, मुख्यमंत्री खुद इस पर अपनी बात रख चुके हैं, तो केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें कब इन्वॉल्व हो जाएंगी, जिनका असल में जिम्मा है इन चीजों को मॉनिटर करने का, देखने का। अब यहां दूसरा पहलू जो कि अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है, यहां पर दो चीजें थी। एक तरफ कि विपक्ष राजनीति कर रहा और चंद घटनाएं हैं ऐसी जिसमें दिखा भी, फोटो सेशन कराने का मकसद, तमाम तरह की चीजें, हंसते हुए आना जाना। लेकिन दूसरी तरफ एक पैरेलली सक्रिय संगठन जो कि बाहर से फंडिंग करा रहा, और इस पूरे प्रकरण में जानबूझकर मुद्दा उठाया गया था, वेबसाइट तैयार की गई और फिर इसमें दंगा भड़काने, जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कवायद थी। इसमें क्या लोकल लेवल पर भी कुछ इनपुट्स अभी तक निकले हैं विजय? अभी तक तो हालांकि डिटेल जानकारी नहीं दी गई। कुछ भूमाफियाओं का भी जिक्र हो रहा है जिन पर सरकार एक्शन ले रही थी या लेना चाहती थी। क्या उन लोगों के कुछ के नाम प्रकाश में आए? देखिए, प्रेजेंट टाइम में कई सारे माफियाज के ऊपर यहाँ पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह की जानकारी आई कि कुछ न कुछ माफियाज इसमें इन्वॉल्व थे, वो चाहते थे कि इस पूरे मुद्दे को इस तरह से उछाला जाए और इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा किया जाए, जिसके जरिए से घटना को बड़ा किया जा सके। जाहिर है कि इस समय बहुत सारे भूमाफियाज के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है और कई सारे माफियाज जो हैं वो जेल में भी हैं। तो अगर जेल में रह करके भी अगर अपनी एक्टिविटीज़ को वो इस तरह से कार्यशैली में ला रहे हैं, या आप उसकी इनकी एक्टिविटीज़ इस तरह से वर्किंग हो रही है, तो अब इसमें किस पर सवाल किया जाए ये बड़ा मुश्किल है। या उनके लोग इस तरह की एक्टिविटी में हैं तो उस सबूत को तुरंत पेश किया जाना चाहिए। सरकार को इन सब चीज़ों को लेकर के तुरंत एक्शन में आना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी तुरंत की जानी चाहिए कि भाई ये देखिए आपकी कॉलिंग है, इस कॉलिंग के जरिए से आपने ये बात की है और ये सारा पैसा आपने अपने अकाउंट में मंगाया है, इस पैसे के जरिए से आपने इन लोगों को ये पैसा भेजा है। तो ये चीजें भी जरूर कही गई हैं, लेकिन अभी तक इन पूरे मसले पर सिर्फ एक ऊपरी बात पता चली है कि एक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में किसी का नाम आया है कि नहीं आया है, उस चीज को भी यहां पर कट किया गया, क्योंकि एफआईआर की जो कॉपी है उसमें सिर्फ धाराओं का जिक्र और तारीख का जिक्र करके ही सिर्फ दिखाया गया है। एफआईआर में पूरी डिटेल्स पे क्या एफआईआर लिखी गई है उसको भी नहीं भेजा गया है। ठीक है, बहुत संभव शायद गोपनीयता इसकी वजह हो। अब देखेंगे कि अगर गोपनीयता भी इसकी वजह है जो कि व्यवहारिक हो सकता है, लेकिन उसके बाद उस पे आगे कितना खुलासा हो पाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ है वाकई तो गंभीर भी है और इसका खुलासा होना आवश्यक भी है। विजय हमारे साथ बने रहिए। पीएन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएन, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है गांव में पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए, गांव के माहौल के लिए।
जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था ये कह सकते हैं कि पहले से भी चाक चौबंद थी, लेकिन अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। जो एसपी हैं उनका कहना है कि एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल उसकी भाई की सुरक्षा में भी लगाया गया है, पीएससी तैनात की गई है, महिला सुरक्षा की गई है, महिला अधिकारियों को भी जोड़ा गया है, एक जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी उनकी सुरक्षा के दायरे में रहेंगे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब खतरा बढ़ गया है, क्योंकि मामला दूसरे पक्ष का भी निकल के आ रहा है। उनका सीधा सा कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप गलत हैं, क्योंकि उसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की जांच, वो सीबीआई की जांच की पहले मांग परिजन कर रहे थे, अब जो दूसरा पक्ष है वो कर रहा है। अब परिजन उसकी मना कर रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि राजनेता जो आ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है पीएन शर्मा। आखिर क्यों ऐसा कि आरोपी पक्ष अब कह रहा है कि हम सीबीआई जांच हम चाहते हैं, भाई कराइए। अगर हमारे परिवार के बच्चे या जो लोग हैं जो आरोपी के तौर पे है वो अगर गलत है तो वहां पर वो तस्वीर साफ हो। अब जो पीड़ित पक्ष है वो इस पर पहले से ही, जिस दिन से इसका ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री ने सिफारिश की, अगले दिन से ही हमने सुना, पहले भाई ने कहा, फिर परिवार के अन्य लोगों ने कहा, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि हां सीबीआई जांच हो, जबकि तमाम वो दल जो कि उनका दर्द बांटने जा रहे थे वो मांग कर रहे थे, और ये मांग इस आधार पर कर रहे थे कि परिवार के लोग ये चाहते हैं और सरकार नहीं कर रही है। अब उनको क्यों लगता है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि वो जो राजनेता हैं उनके अनुसार के सीधा सा कहना रहता है कि जो हमारी जैन से भी बात हुई थी, हमारी सभा डेलीगेशन से बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि सीबीआई जो बीजेपी के हाथों को खिलौना बन गई है। तो वह परिवार को कहीं ना कहीं इस बात का डर है। और दूसरा पक्ष जो है वो साफ कहना चाहता है कि जो आरोप में लड़कों को अंदर कराया गया है, जो पकड़े गए हैं, वो उन्होंने कोई रेप का मामला घटना को अंजाम ही नहीं दिया, वो उन्हें गलत तरीके से एक राजनीतिक स्टैंड के चलते फंसाया गया है। और जो कुछ राजनेता हैं उनका नाम वो सामने खुलकर लेते हैं कि जो अभी आपने देखा जो अलीगढ़ में हमारे एमपी हैं उनका पुतला दहन हुआ, और यहाँ जो एक महापंचायत हुई, तो उसका एक सीधा सा कारण यही है कि जो आरोपी हैं, जो आरोप में जेल गए हैं, उनके जो साथी हैं वो पक्ष साफ मना करता है कि आरोप ऐसा था ही नहीं जिसमें इन्हें फंसाया जा रहा है और गलत तरीके से एक राजनीतिक स्टैंड बनाया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो लगभग कानून की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला आ गया है, और जो एसआईटी की जांच है वो लगभग पूरी हो चुकी है, सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन किया जा चुका है। लेकिन इन राजनेताओं का लगातार आना जारी है। अभी जो भीम आर्मी के जो हेड हैं वो आए थे, तो उनके 400-500 लोगों के अज्ञात में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरएलडी के 90 से 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई है, और वहीं सपा के 90 के लगभग कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेसियों के खिलाफ भी यही मामला दर्ज किया गया है। और जो पुलिस को थोड़ा वो बल इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि सभी वहां अंदर जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं अब जो रह गई है वोट स्टैंड राजनीति है, केवल राजनीतिक स्टैंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। सांत्वना देने के लिए 1 या 2 लोग बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद होते हैं। ठीक है पीएन शर्मा, अभी तमाम और नेता हो सकता है पहुंचे। आज भी देखिए संजय सिंह पहुंचे, स्याही फेंक दी गई। और इसके इतर अगर हम देखें तो क्या परिवार ने अब कुछ नई मांग की है, कुछ बात रखी है, या जिस तरीके से सरकार की जांच एसआईटी के जरिए चल रही है और सीबीआई को लेकर परिवार भी नहीं चाहता है, नेता भी पार्टियों के नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो कठपुतली है केंद्र सरकार की, तो फिर एसआईटी क्या, ये भी तो सवाल होगा। परिवार अब क्या कह रहा है? क्या उनकी मांगे वैसी ही हैं? सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच जी, अब परिवार ये भी कह सकते हैं कि अब वो राजनेताओं के कठपुतली बन गए हैं, केवल राजनेताओं के लिए बात कर रहे हैं। मीडिया से अब वो बात करना भी बहुत कम पसंद कर रहे हैं। उनके भाई से हमने कोशिश की तो वो सीधा सा उनका एक ही है कि आरोपियों को सजाए मौत दी जाए। अब किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी जांचें हो रही है उन्हें भरोसा नहीं है किसी भी जांच पर। जो जांच हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। और जब से एसआईटी की जांच पूरी हो रही है तो परिवार में कुछ खलबली से एक अलग सा माहौल हो गया है, बिल्कुल एक अलग सा। चलिए, यानी परिवार जांच नहीं चाहता है एसआईटी के अलावा, लेकिन आरोपी पक्ष अब सीबीआई की जांच चाहता है। तमाम नेता जो कल तक कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि ना तो सीबीआई जांच हो, ना ही यहां पर पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट हो। इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने कह दिया कि दिक्कत क्या है, जब हम अफसरों तक के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करा रहे हैं तो फिर हर एक पक्ष का यह टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। विजय, कई तरह के परिवर्तन हमने इस पूरे कांड में, इस प्रकरण में हमने देखे हैं।
कभी सत्ता पक्ष के तर्क, कभी विपक्ष का दबाव और उनके तर्क, परिवार के बदलते बयान भी थे। अब आरोपी पक्ष की भी मांग है और सीबीआई जांच वो चाहते हैं या पीड़ित परिवार नहीं चाहता है। इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें और अब इसमें कुछ और चीजें इन्वॉल्व हो गई जो कि दूसरे देशों के जरिए हो रही थी। मामला वाकई कहीं ना कहीं नहीं संकेत दे रहा कि हां इसमें कुछ ना कुछ तो था और बड़ा था। देखिए, जाहिर है कि अब ये सारी चीज़ें तो जांच के विषय के अंतर्गत ही आ सकती है, क्योंकि जिस तरह की बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके पास एक पूरी टीम होती है इस पूरे काम को करने के लिए। हालांकि ये ज़रूर है कि यहाँ पर इस तरह की साजिशें जो है बिल्कुल कई बार देखा भी गया है। जब सीए की पूरी घटना हुई थी तो उस समय ज़रूर हुआ था। तो ऐसे में कहीं से भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि ऐसा ना हुआ हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और इस बात को हम कह भी रहे हैं कि बिल्कुल उनकी पूरी बात को हम सही मान रहे हैं। और वो भी चीज़ें तब ऐसे हो रही हैं जब कहीं पर कोई घटना होती है और घटना होने के बाद वहाँ पर जब कोई विवाद फैलता है और विवाद फैलने के बाद जब लोग वहाँ उन्मादित होते हैं, क्रोधित होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है सबसे बड़ा कि आखिर कहाँ से मामला बिगड़ा, कहाँ पर ये क्रोध लोगों को लगा, कहाँ पे पब्लिक और विपक्ष के पास ये पूरा मौका आया। क्योंकि घटना सिर्फ हाथरस में नहीं हुई, घटना बलरामपुर में भी हुई थी। इसके अलावा भाई कई स्थानों पर उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, राजस्थान में भी घटना हुई है। तो जाहिर है कि घटना के बाद घटनाक्रम में वहाँ पर अफसरों द्वारा किस तरह की पूरी कार्यशैली रही, कार्य प्रणाली रही, उसको लेकर के यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है। दो चीजों पर हाथरस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, मृतका के शरीर को जलाया जाना और डीएम का जो बयान था, जो वहाँ पर डीएम उनके परिवार से जब बात कर रहे थे तब। और यही दो चीजों को लेकर के आप देखिए कि सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे मीडिया हो या फिर विपक्ष के नेता हो या फिर जहां पर सरकार को, एवं मुख्यमंत्री को भी इसके लिए दुख प्रकट करना पड़ा। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपना जो बयान जारी किया। तो ये सारी चीजें जो हुई वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही के अंतर्गत हुई। और जाहिर है कि उन सब चीजों के बाद ही जो उन्माद है, चाहे जनता में फैला हो या विपक्ष में फैला हो, क्योंकि आपने उस किसी को एक चीज ऐसी दी जिसकी वजह से उसे क्रोध आ सकता है या भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लोगों में गुस्सा पैदा हो सकता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक पहली गलती है कि उसके साथ जो घटनाक्रम हुआ, जो कैसा हुआ, वो जांच का विषय था। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी परतें खुल रही है उसकी चीजें भी सामने आ रही है। लेकिन उससे ज्यादा स्थिति खराब तब हुई जब रात के समय उसके शव को जलाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हड़बड़ी थी, अधिकारियों के अंदर एक जल्दबाजी थी। उन्हें पता नहीं कौन सा ऐसा डर लग रहा था जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देना पड़ा। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से ये पूरा सिनेरियो तैयार हुआ। और आपने देखा कि किस तरह से घटनाक्रम हर दिन राजनीतिक होता चला गया, क्योंकि जाहिर है कि विपक्ष भी इस पूरे मौके की तलाश में था। और जाहिर है कि इस विपक्ष में चाहे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भाजपा भी कुछ ऐसे ही तरीके से नजर आती थी। और भाजपा है तो यहाँ पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या फिर अन्य दल भी ऐसी ही तरह से नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष कभी भी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा या फिर आप उनसे ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जो मुद्दे हैं और विपक्ष के पास अगर उस मुद्दे से कोई लाभ मिल जाए तो मुद्दा उठेगा। इसका अनुभव भी था, लेकिन शायद इस बार इसमें चूक हुई है। और अब खुद मुख्यमंत्री जब खेद भी जाहिर कर रहे हैं तो जरूर उस बात का एहसास होने लगा है कि हां, उस घटना ने वाकई इस पूरे घटनाक्रम में चिंगारी का काम किया था और लोगों की भावनाएं वहीं से ज्यादा आहत भी हुई। बाकी घटनाक्रम में शुरुआती दौर से ही लापरवाही थी जो कि बार बार दबाई जा रही थी। बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया पीएन शर्मा हमारे साथ बने रहने के लिए। तो एक तरफ पीड़ित परिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पर न सिर्फ पीएससी के जवान हैं बल्कि उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस अधिकारी और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। उससे इतर जो आरोपी पक्ष है वो भी खुलकर अपनी बात रख रहा है। उनका परिवार कह रहा है कि अगर गलत है तो वो सामने आना चाहिए, हम सीबीआई की जांच चाहते हैं। लेकिन पीड़ित परिवार अब लगातार ये कह रहा है कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीड़ित परिवार आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहता है। नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट जब सबका हो तो फिर उनका क्यों ना हो, और उसके वजह से क्या ऐसा है कि जो सामने आ जाएगा। कई तरह के पेच हैं और उसमें राजनीतिक रंग आपने देखा जो कि स्याह होता नजर आ रहा है, क्योंकि संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई और इसका आरोप एक राष्ट्र स्वाभिमान दल के कार्यकर्ता या नेता पर लगा है। लेकिन असल सच क्या, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।